स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। आज का जो हमारा वेट मेडिसिन का लेक्चर है वो है जी वायरल डिजीज पे। इससे पहले तक हम 3 लेक्चर बेसिकली हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ मेडिसिन बताई थी आप लोगों को, और दूसरे लेक्चर में फिर हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी कि विटामिन की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होते हैं। उसमें हमने फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल देखे थे। तो दूसरे लेक्चर में हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस किया था, विटामिन बी और विटामिन सी को, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी को। और कल हमारा तीसरा लेक्चर हुआ था। तीसरे लेक्चर में हमने विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, ए डी ई के, उनको डिस्कस किया था। और साथ में हमने डिस्कस की थी मिनरल डेफिशिएंसीज के मिनरल्स की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती हैं। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है वायरल डिजीजेस पे, कि एनिमल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि वायरस होता क्या है। ये डेफिनेशन देखिएगा। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए और डीएनए एनक्लोज इन ए प्रोटीन पोर। के वायरसेस जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। दो चीजें होती हैं वायरस में, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरी होती है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हो सकता है, या वो आरएनए होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, या वो डीएनए होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बड़ी बेसिक्स बात है, लेकिन बेसिक्स ही काम आती है। कि जो वायरस हैं वो बने होते हैं दो चीजों के, एक उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और एक उसमें प्रोटीन होती है। और अच्छा, न्यूक्लिक एसिड भी ना हो, सिर्फ प्रोटीन हो, तो वो क्या चीज कहलाती है? वो भी कुछ मतलब डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है? कोई बताएगा? सिर्फ प्रोटीन कोट ही रह जाए अगर। जी, वीरियन कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो वायरस के ऊपर बहुत लंबी डिबेट है, क्या ये लिविंग है, क्या ये नॉन लिविंग है, ये सारा कुछ। अच्छा, ये इसलिए है कि वायरस जब एज इट इज मौजूद है किसी सरफेस में, एयर में या वाटर में या किसी भी जगह, तो ये नॉन लिविंग है। ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता। ये अपनी प्रोडक्शन कब शुरू करता है? जब ये एनिमल की बॉडी के अंदर जाता है, ह्यूमन की बॉडी में जाता है। बेसिकली ये प्रोडक्शन के लिए एनिमल की बॉडी को यूज करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर मतलब एंजाइम्स होते हैं, लेकिन बट इट लैक्स कौन से एंजाइम? लिपमैन एंजाइम सिस्टम। इस बात का मकसद क्या है कि दे कंटेन एंजाइम बट लैक लिपमैन एंजाइम सिस्टम फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। वही वाली बात कि इनको हम जो लोग नॉन लिविंग के कैटेगरी में कहते हैं कि ये जिंदा नहीं है, वो इसलिए कि इनमें वो एंजाइम्स नहीं मौजूद जो लिपमैन लिपमैन एंजाइम सिस्टम। ये बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट था लिपमैन। उसने डिस्कवर किया था एंजाइम सिस्टम्स का लिविंग चीजों में, कि लिविंग चीजों में एंजाइम सिस्टम होता है और ये एंजाइम्स होते हैं। और उसने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था कोएंजाइम ए। तो वो वाले एंजाइम सिस्टम नहीं है वायरस के अंदर के ये एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकें और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें, एक से दो, दो से जो है वो चार की तरफ आए। तो इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। इसलिए ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इस बात का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करते हैं किसी न किसी होस्ट पे, कि कोई लिविंग चीज हो जिसके अंदर ये चले जाएं, उसके सेल्स के अंदर चले जाएं, इंट्रासेलुलर, उस सेल में जाके उस सेल की मशीनरी पे कब्जा कर लें। आपके लीवर का सेल है, हेपेटाइटिस वायरस है, वो जाता है लीवर के जो सेल हैं उन पे कब्जा कर लेता है, उन सेल्स के अंदर घुस जाता है और उसकी मशीनरी को यूज करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, और फिर ये तादाद में ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड पे आइएगा। वायरस दो तरह के होते हैं, जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया कि डीएनए वायरस होते हैं और आरएनए वायरस होते हैं। डीएनए वायरसेस में पोलियोमा, पेपिलोमा, पोक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हर्पीज वायरस, पार्वोविरिडी, ये ग्रुप्स आते हैं। तो ये याद रखने की इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि डीएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं? पोलियोमा, पेपिलोमा, पोक्स, हेपेटाइटिस वायरसेस, हर्पीज वायरसेस और पार्वोविरिडी।
ये सारे जो हैं ये डीएनए वायरस में आते हैं। इनके अंदर डीएनए होगा और साथ प्रोटीन होगी। और दूसरी टाइप के वायरस कुछ होते हैं वो आरएनए होते हैं उनमें, और साथ में प्रोटीन होती है। तो आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं? मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रेप्डो वायरस, रियो वायरस, रेट्रोवायरस, कोरोना वायरस और टोगा वायरस। ये रट्टा मारने वाली चीज है, तो इसका आप रट्टा मारेंगे। और इनमें कई मतलब पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बताता रहा, आप ना करेंगे क्या, जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें एक लेक्चर का वन पेजर बना लिया करें। ये बड़ी मतलब एक टेक्निक जो आपको बात बताने लगा हूँ। इसमें क्या होता है, वन पेजर क्या होता है? अब होता क्या है, हम जब तैयारी करना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आखिरी दिन आप क्या प्रिपेयर करेंगे भला? आखिरी दिन तो बुक्स आपके सामने, मतलब वेट स्कैन इतनी मोटी बुक, और ब्रेन टीजर पड़ी होगी, कोई और एमसीक्यूज की आपने बुक ली है, चक्रा भारती, कोई मार्क मैनुअल, या कोई 3-4 बुक्स होंगी ना आपके पास। वो देख के तो आप मतलब परेशान होंगे, यार अब क्या याद करूं, और जो एमसीक्यू आप पढ़ेंगे वो लगेगा यार भूला गया, क्या करूं, आज तो मुझे पेपर से पहले सारा भूल गया, मैंने तो 2 महीने मेहनत की थी। तो उसमें एक टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं वन पेजर टेक्निक। इसमें आप क्या करते हैं कि एक लेक्चर जो मैंने आपको दिया, उसको आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक पेज पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर को हमने शुरू किया तो आप सिर्फ वायरस का लिखेंगे कि इसमें ये चीज होती है, डीएनए आरएनए। डीएनए में एक ही लाइन में लिख लेंगे कि ये वायरस है, आरएनए में ये वायरस है। आगे मैं डिजीजेस का आपको बताऊंगा और उसके कॉजेटिव एजेंट्स, वो जो इम्पोर्टेंट है 10 से 15 डिजीजेस जो मोस्ट रिपीट होती हैं वो लिख लेंगे आप वायरसेस की, क्योंकि वायरसेस के नाम अक्सर भूल जाते हैं, इसकी फैमिली कौन सी है। वो आप 10 से 15 की भी लिख लें इंपॉर्टेंट की, साथ उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उसकी वजह से डिजीज क्या होता है, उस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, इस डिजीज में साइन क्या होता है। ये पूरा आपका एक लेक्चर एक पेज पे आ जाएगा। इसी तरह मिनरल्स वाला, और जो मैंने आपको विटामिन के पिछले लेक्चर थे दो, उनमें भी बताया था कि वन पेजर बना लें। तो क्या होगा हमारे मतलब इसके ऊपर ऑलमोस्ट 45 से 50 लेक्चर हो जाएंगे वेटनी साइंसेज पे। तो वो 45 पेज बनेंगे, वो एक दिन में आप इजीली पढ़ सकेंगे। इसी तरह 45 पेज आपके हो जाएंगे जो है वो जनरल नॉलेज के, वो आप मतलब एक बना लें, और उसको आखिरी दिन आप जब पढ़ेंगे तो वो आपको अगले दिन काफी हद तक बेनिफिट दे देगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस में होंगे कि मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, वरना इस तरह याद करना तो बहुत मुश्किल है। ये आज भी याद करेंगे तो ये पेपर वाले दिन तक याद नहीं रहेंगे, ये जैसे वायरसेस के नाम लिखे हुए हैं ना। लेकिन इनको पढ़ेंगे, याद थोड़ा रखेंगे, तो आखिरी दिन रिपीट करेंगे तो कम से कम 3-4 दिन तो जेहन में रह जाएगा ना। या 3-4 दिन भी ना रहे, हमें तो एक दिन के लिए चाहिए जेहन के अंदर ये रहना। अच्छा, अब रेप्लिकेशन ऑफ वायरस का थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें कि वायरस की रेप्लिकेशन कैसे होती है। एक वायरस है, वो जब आता है तो सबसे पहले वो सेल रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। एडजॉर्प्शन का लफ्ज लिखा हुआ है। एडजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, ये ना समझिएगा कि ये मिस टाइप है। एब्जॉर्प्शन अलहदा होता है, एडजॉर्प्शन अलहदा होता है। एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज का किसी चीज में घुल जाना, मिल जाना। मतलब आप पानी के अंदर नमक की एक चम्मच डालें, वो घुल जाएगी, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पानी को आप वाटर में डालें, तो आप किसी कपड़े को, टॉवल को वाटर में डालें तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें, वो होता है लफ्ज एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ए डी के साथ, एडजॉर्प्शन से ये मुराद होता है कि आप किसी चीज की सतह के ऊपर जुड़ जाना, जुड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो वायरस बेसिकली क्या करता है, जब ये जो इस स्लाइड में तरीकाकार आपका बताया गया कि वायरस इन्फेक्शन काज कैसे करता है, ये पहले रिसेप्टर के ऊपर, सेल के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, वायरस जुड़ा, उसके बाद ये पेनिट्रेशन कर जाता है, उस सेल के अंदर घुसता है, और घुसते वक्त ये अपनी अनकोटिंग कर देता है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को रिलीज करेगा, इसकी प्रोटीन अलहदा हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड अलहदा हो जाएगा, अनकोटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद ये सेल के ऊपर कब्जा करता है। ये पीछे पीछे भी मैंने वैसे आपको यही चीजें बताई हैं। ये सेल की मशीनरी पे, मतलब लीवर के ऊपर हमला किया है एक वायरस ने, वो लीवर के सेलों पे ये वायरस जाके उस सेलों के अंदर घुस जाएंगे, और जो सेल लीवर की फंक्शनिंग करते हैं, ये उनको रोक देंगे उस फंक्शनिंग से, और उनकी एनर्जी को यूज करेंगे अपनी प्रोडक्शन के लिए। और फिर रिप्रोडक्शन नंबर एक टर्म होता है, ये हर वायरस का अपना रिप्रोडक्शन अलहदा होता है कि उसने किस तरह, मतलब 1 से 2, 2 से 4 के ऊपर जाना है, नहीं सॉरी, रिप्रोडक्शन नंबर अलहदा होता है। वो एक वायरस कितने
और जानवरों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं। ये प्रोलिफरेशन होती है जो इनकी होती है सेल के अंदर। रिप्रोडक्शन नंबर भी सुन ले, रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है? रिप्रोडक्शन नंबर किसी वायरस का ये होता है कि एक जानवर के अंदर एक इन्फेक्शन आ गया, अब वो आगे कितनों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है? 2 को कर सकता है तो 2 रिप्रोडक्शन नंबर होगा, 4 को कर सकता है तो उस वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर 4 होगा। ये कंटेजियस के हिसाब से है कि एक वबा कितनी मोहल्लक है। जैसे कोविड के बारे में भी आपने सुना होगा कि इसका इतना रिप्रोडक्शन नंबर है, उसका वेरिएंट आ गया वो उससे भी ज्यादा कंटेजियस है, उसका रिप्रोडक्शन नंबर इतना है, इस तरह करके। अच्छा, और ये सेल में घुसने के बाद जो ग्रोथ करता है उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये बढ़ते जाते हैं और बड़ी तेजी से बढ़ के सारे सेलों को ही खत्म कर देते हैं। इसलिए वायरल डिजीज जो भी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। एक तो वो उस ऑर्गन की कैपेसिटी को भी खत्म कर देंगे और अपने नंबर को भी बढ़ाते जाएंगे। जितने नंबर बढ़ेंगे वो उतने ज्यादा सेलों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये किस तरह करते हैं? ये पहले बायोसिंथेसिस करते हैं अर्ली मैसेंजर और प्रोटीन के जरिए, फिर उसके बाद बायोसिंथेसिस करते हैं लेट मैसेंजर और प्रोटीन के जरिए, 2 स्टेप में। उसके बाद असेंबली ऑफ वायरसेस होती है और उसके बाद रिलीज ऑफ वायरस हो जाते हैं। ये वायरस जो हैं सारे रिलीज हो जाएंगे सेल में से निकल के और इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगली स्लाइड पे चलिएगा। अच्छा, जनरल पैथोलॉजी देखिएगा कि ये जो सेल के अंदर करते हैं, ये जो सारी कहानी डालते हैं, उसकी जनरल पैथोलॉजी क्या है? उसमें पहला पॉइंट देखिएगा, वायरल इंड्यूस्ड सेल इंजरी, ठीक है? कि एक वायरस एक सेल के अंदर चला गया, उसके बाद उसने उस सेल को नुकसान पहुंचाने में कितना टाइम लेना है। सिंपल अल्फाज में ये समझ लें। मैं आमतौर पे जितनी ये टर्मिनोलॉजीज या इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं इनको बहुत सादा ज़ुबान में उर्दू में समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि हर स्टूडेंट का कैलिबर एक जैसा नहीं होता। हमारी मतलब क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो सबका कैलिबर अलग होगा, तो हमने उसको भी समझाना है जो सबसे आखिरी लेवल का स्टूडेंट है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे कम है। तो इसको जो सेल इंड्यूस्ड इंजरी है, इसका सिंपल मतलब ये समझ लें कि एक सेल के अंदर वायरस चला गया। अब वो ये भी तो कर सकता है कि 2 साल डिजीज ही ना करे, सेल के अंदर पड़ा रहे। उसको हम कहते हैं लेटेंट, लेटेंट फॉर्म, मख्फी फॉर्म, कि एक वायरस एक सेल के अंदर घुस गया, उसके बाद जाके वो चुप करके वहां पे सो गया, हाइबरनेट होकर के सो गया। 2 साल बाद उसको याद आया कि यार वो मैं तो इधर डिजीज फैलाने आया था, किस कमी पे आ गया, सो गए, जाग, और वो जाग के फिर इन्फेक्शन शुरू कर दे। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है? उस वायरस और उस सेल के आपस के इंटरेक्शन पे, ठीक है? कि सेल की पैथोजेनेसिटी कितनी ज्यादा थी। पैथोजेनेसिटी कहते हैं उसकी डिजीज काज करने की एबिलिटी को, उसकी पैथोजेनेसिटी कितनी ज्यादा थी और सेल किस टाइप का था, ठीक है? तो ये हर वायरस की डिफरेंट होती है। अब एग्जाम्पल में हम कोरोना को ही लेते हैं, मतलब 5 दिन तो ये जाके सेल में घुस के बैठ जाता है, 5 दिन तक इसके साइन नहीं आते, छठे दिन आना शुरू होते हैं, जिसको हम इनक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। कि एक जरासीम एक जिस्म में दाखिल हो गया और उस अरसे के दौरान उसने उसको कुछ कहा नहीं, और जिस दिन जागा उस दिन तक जो पीरियड होता है वो इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, और उतनी देर तक ये लेटेंट फॉर्म के अंदर रहता है। अब ये जो एक वायरस ने उस सेल का साथ क्या सलूक करना है, एक ऑर्गन पे हमला कर दिया वायरस ने, अब उसने उसके साथ क्या सलूक करना है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। किस किस फॉर्म में हो सकता है? साइटोसाइडल हो सकता है कि वो सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगा, सेल को तबाह बर्बाद कर देगा। दूसरा ये हो सकता है सेल को मारेगा भी, साथ सेल प्रोलिफरेशन भी करता रहेगा, वो उनको बढ़ाता भी जाएगा, सेल की तादाद को भी बढ़ाता जाएगा। कैसे? जिसको कैंसर कहते हैं, और वो वायरल होगा कैंसर, तो वो सेल की प्रोलिफरेशन मतलब वायरस ऐसा करेगा कि सेल को भुला देगा करना क्या है, वो तेजी तेजी अपनी आप को ही ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। या लेटेंट इन्फेक्शन भी कर सकता है वायरस के अंदर जाके, मख्फी, लेटेंट कहते हैं मख्फी को, छुप जाना, पोशीदा, अंदर जाके छुप गया और कर कुछ नहीं का, एक
परसिस्टेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, परसिस्टेंट कायम रहना कि ये इन्फेक्शन से मर्ज नहीं, वो परसिस्टेंट होता है, ये पूरा सेल प्रोलिफरेशन, अपनी आप की भी प्रोलिफरेशन करता रहे, अपनी तादाद को बढ़ा, और इसके दरमियान जंग जारी है, ये तो इसके बाद हम देखते हैं कि साइटोसाइडल इफेक्ट क्या है। साइटोसाइडल नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है, साइटोसेल से मुराद साइटोसेल होता है, साइडल किल करना, किसी चीज को मारना, साइटोसाइडल इफेक्ट सेल को किल करना। तो ये इसके अंदर क्या करेगा, वायरस सेल को डेथ कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा। ये कंपनी इस वायरस को याद करते हैं, ठीक है। और वो मारता किस तरह है कि जो इसकी कैप्सिड की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो वायरस की प्रोटीन होती हैं, वो होस्ट की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, डीएनए को रोकती हैं, 3 चीजों पे हमला करती हैं अगर वो सेल को मारना चाह रहा है। अब छुरी लेके तो नहीं जाता, आप ये देखें ना, वायरस अंदर छुरी लेके तो नहीं गया, उसने सेल को अगर मारना है तो वो कैसे मारेगा, वो सेल की एक्टिविटी को रोक देगा। सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, आरएनए सिंथेसिस हो रही है, और बहुत सारे जो भी अंदर एक सेल के अपने प्रोग्राम चल रहे होते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सेल के अंदर जो कुछ हो रहा है। हमारा बेसिक यूनिट सेल ही है, बेसिक यूनिट बंदा जो है वो सारे ही मर गया ना, तो ये डीएनए सिंथेसिस रोकेगा, सिंथेसिस रोक देगा। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जी, ये ट्यूबस बन जाएंगे, और जो है ये यहाँ पे भी ये रेलेवेंट है थोड़ा सा। अच्छा, और इसकी पैथोलॉजी में ये भी ये कर सकता है कि इसका जो वायरल इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो, ये मौजूद रहे, स्लो स्लो चलता रहे। दूसरे नंबर पे ये क्या कर सकता है, तीसरे नंबर पे, पहला तो साइटोसाइडल था, दूसरा स्लो वायरल इन्फेक्शन होगा। ट्यूबरकुलोसिस तो जो है वो जो लंग्स हैं उसको ही इफेक्ट करता है जी। और सेक्लेरोसिस होता है कि आप ये समझ लें किसी चीज को फाइब्रस कर देना, किसी चीज को फाइब्रस कर देना से मुराद ये है कि लंग्स इतने फाइबर वाले हो जाएंगे, इतने सख्त हो जाएंगे, उसके अंदर रेशे बन जाएंगे सख्त किस्म के। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सेक्लोरोसिस वो स्टेज है कि एक एनिमल के लंग्स पे किसी ने हमला किया, वायरस ने, बैक्टीरिया ने, या कोई भी जो काजेटिव एजेंट था, उसने वहां पे उसको कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, और उसके अंदर सेक्लोरोसिस हो गई, बिल्कुल हार्डनिंग हो गई, सख्त हो गया। तो ये ट्यूबर रोसिस स्क्लेरोसिस लंग्स में भी हो सकती है, लीवर में भी हो सकती है, और ऑर्गन में भी हो सकती है, लेकिन इसको हम बेसिकली ज्यादा एसोसिएट करते हैं लंग्स के साथ, वरना वैसे ये किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। तो चलें आगे। ओए नुमान, ये क्या करने लगे हो यार, ये जेनेटिक भी हो सकता है, और मैंने जैसा कि बताया अपना सेक्लेरोसिस वाला प्रॉब्लम जो है, टीबी तो मेरा ख्याल जेनेटिक नहीं होती। ये क्वेश्चन थोड़े से इररेलेवेंट है, इस लेक्चर के हवाले से नहीं है, तो आप इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। आप लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन पूछें, इस तरह लेक्चर ना वो हो जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा। पहले अभी हम कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। अच्छा, सेल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, ये देखिएगा आखिरी पॉइंट। सेल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन, कैंसर सेल की प्रोडक्शन, जैसा कि ओनकोजेनिक वायरस करते हैं। ओनको से लफ्ज जाहिर हो रहा है, ऑन्कोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ कैंसर होती है। तो ऑनकोजेनिक वायरस कौन से होते हैं, वो वायरस जो कैंसर काज करते हैं। तो इस पॉइंट में वो बताता है कि सेल की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है वायरस अंदर जाके, ठीक है। और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वो, इस तरह सेल्स की
अंदर का सारा फंक्शन चेंज कर देगा कि सेल की अनकंट्रोल्ड डेथ हो जाएगी। कैंसर जो है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, कि सेल इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि वो रुकते ही नहीं है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, जो कैंसर काज करते हैं। आगे चलिएगा। 43 वायरल डिजीजेस नेम विद काजेटिव एजेंट्स। वाई जो जानवरों में, एनिमल्स में मेजर याद रखने की डिजीजेस हैं वो 43 हैं। ये 43 मैंने लिस्ट में दिए हैं, इनमें से भी 10 से 15 भी आप याद रख लेंगे जो मेजर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी काफी होगा आप लोगों के लिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ। 43 वायरल डिजीजेस में से पहले ये देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे फुट एंड माउथ माउथ डिजीज है, एफएमडी, मुंह खुर। इसमें हमने एक तो याद रखना है सिनोनम। एफएमडी का सिनोनम क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज का सिनोनम क्या है? एफएमडी या एप्थस फीवर भी इसको कहते हैं। एप्थस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एप्थो वायरस की वजह से होता है। ठीक है। और एफएमडी का इसका मतलब काज क्या हुआ? एप्थो वायरस ऑफ फैमिली पिकोरना विरिडी। पिकोरना विरिडी एक फैमिली है और उसमें एक जीनस है जिसको हम कहते हैं एप्थो वायरस। जी, पिकोरना वायरस इज स्मॉलेस्ट वायरस, बिल्कुल। और इस तरह हम दूसरा देखते हैं, रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट को कैटल प्लेग भी कहते हैं या बोवाइन प्लेग भी कहते हैं। और इसका वायरस कौन सा है? रिंडर पेस्ट वायरस ऑफ फैमिली। अच्छा, ये तो हो गया कैटल प्लेग। गोट प्लेग किसको कहते हैं, बता सकता है कोई? हाँ, पीपीआर को, काटा को, बिल्कुल ठीक। गुड। अच्छा, ये आगे चलिएगा अगली स्लाइड पे। ये बल्कि अगले पॉइंट ही यही है। पीपीआर। पीपीआर का पूरा नाम है पेस्टिस डिस्पेटाइटस रूमानाइटस रूमिनेंट्स। ये जो है बेसिकली किसी और जुबान का लफ्ज है। पेस्टिस डिस्पेटाइटस रूमिनेंट्स, ये आई थिंक फ्रेंच जुबान का लफ्ज है। तो इधर इसको जो लोकल जुबान में कहा जाता है वो काटा की डिजीज कहा जाता है। इसको गोट प्लैग भी कहते हैं और सूडो रिंडरपेस्ट भी कहते हैं। और इसका जो काज है वो क्या है जी? मोरबिली वायरस ऑफ फैमिली। स्लाइड्स आर नॉट क्लियर सर। अच्छा, ठीक है, इसका तो कोई हल नहीं हो सकता, यही है। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं आप, ये जो स्लाइड्स ली है ना, ये आप बल्कि हम जिस तरह बुक्स दो हमने जिस तरह हम एमसीक्यू के हवाले से कवर करनी है, एक वेट स्कैन और दूसरा ब्रेन टीजर, इन पे ज्यादा जोर देना है। और बाकी साथ साथ आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज का। तो एक आपने बुक और लेनी है, 100 पेजेस की है, आप में से अक्सर के पास होगी भी। डीवीएम डॉक पीसीएस की जो है प्रिपरेशन की बाय सज्जाद हुसैन, यूएफ के कोई स्टूडेंट थे वो, उनकी पीसीएस गाइड। हाँ जी, वो मैं ग्रुप में आज शेयर भी कर दूंगा। जी, यूएएफ की सज्जाद हुसैन की। तो ये स्लाइड जो है ना वहां से ली गई हैं। तो वो उस बुक में से आप अगर वायरल पोर्शन खोलें और वायरल डिजीजेज वाला पोर्शन 1 या 2 पेजर होगा, उसको अगर आप देखेंगे, अगर वहां से आसानी से आप पढ़ सकते हैं तो वहां से पढ़ लें। अगर यहाँ पे आपको विजिबल नजर आता है स्लाइड्स की शक्ल में तो वो भी वेल एंड गुड है। अच्छा, ये अब 43 डिजीजेज हैं ये टोटल। अब इन सबको मैं आपको वो कवर तो नहीं करा सकता, पढ़ा तो नहीं सकता, क्योंकि वैसे भी पढ़ाने से क्या है, मैं आपको बताऊंगा बोवाइन वायरल डायरिया जो है उसको बीवीडी कहते हैं या म्यूकोजल कहते हैं, और पेस्टी वायरस। अब ये ये समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और काजेटिव एजेंट और दूसरा नाम डिजीज का क्या है, ये पेपर्स में आता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस के मतलब हैं ये चीजें। तो इनमें से आप ये देखिएगा, ब्लू टंग इम्पोर्टेंट है, एम्फिमरल फीवर इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ जो नहीं इम्पोर्टेंट उनको आप इनमें से स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगले पेज पे आइएगा।
इसी तरह ये देखिएगा सूडो रेबीज आ गई, काउपॉक्स आ गई, गोट पॉक्स, शीप, स्वाइन, हॉर्स, ठीक है। इनमें से इनके आप ये नाम देखेंगे कि इनका दूसरा दूसरा नाम क्या है और ये किस वायरस की वजह से होती हैं। ये टोटली डाटा बेस्ड चीज़ है। तो इसको आप इस तरह देखेंगे। लेक्चर भी मेरा ख्याल हमारा एंड के ऊपर ही है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज, ये इधर मैंने स्लाइड में इसलिए डाल दिया कि लेक्चर आप जिस तरह इकट्ठे तैयार करेंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं एंटीवायरल्स उनको हम कहते हैं, वो वायरस के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। तो वायरस के अगेंस्ट कौन-कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? साइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर, अमेंटाडिन और रीबाविरिल, ठीक है? ये इनके नाम आपने याद रखने हैं। वो पूछ सकता है कि इनमें से एंटीवायरस ड्रग कौन-सी है? 3 ड्रग्स उसने कोई और डाली हो, कोई एंटीबायोटिक डाली हो, कोई एंटी फंगल डाली हो और एक नाम वो इनमें से कोई डाल दे। साइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर, अमेंटाडिन या रिबाविराइल। तो ये एंटीवायरल्स हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि वायरस से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो एंटीवायरल ये 4 ड्रग्स हैं, ठीक है। अमेंटाडिन इसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बल्कि यूज़ होती है फार्म्स वगैरह पे। तो वायरस को ये बेसिकली मतलब हर ड्रग डिफरेंट तरीके से करती है। जैसे अमेंटाडिन की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो ये वायरस की प्रोडक्शन कैसे रोकेगी या उसको किल तो नहीं करेगी, उसकी प्रोडक्शन ये उसकी अनकोटिंग रोक देती है बेसिकली। वायरस ने सेल के अंदर जब अनकोट होना है, मतलब उसका जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है वो अलग-अलग होनी है, तभी उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है ना। वैसे तो उसने कोट शूट पहना होगा, तो उस कोट के साथ वो अपनी वर्किंग नहीं कर सकता। उसको कोट अपना उतारना पड़ता है। तो ये जो ड्रग है मेटाडिन जैसे है, ये उस कोट को नहीं उतरने देती, ठीक है? बाँध के रखती है उसको, कहती है नहीं पहने रख, गर्मियाँ चाहे आ गई हैं, कोट लाज़मी पहनना है। तो फिर वो उसकी आगे प्रोडक्शन ही नहीं होती, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। बेसिकली वो लंबी कहानियाँ हो जाएँगी फिर। हमने जो एंटीवायरल्स के नाम याद रखने हैं कि ये एंटीवायरल हैं और पीछे जो मैंने आपको डिसीज़ेज़ बताया उसका आप जो हैं सिनोनिम्स और उसके कॉज़ेटिव एजेंट को थोड़ा-सा क्रैमिंग करके लाज़मी तौर पे याद करें, क्योंकि ये अहम भी काफ़ी हैं और आपका फिर टेस्ट भी होना है इस चीज़ का। और थोड़ी-सी तवज्जो आप लोग थोड़ा अपनी असाइनमेंट्स की तरफ दें और पेपर जो आपके ज़िम्मे लगते हैं उसके दें।